Good morning everyone. Welcome to YouTube channel Savan Sir English. Through this channel we are learning about English grammar. In English grammar our first topic is running tense. देखिए हम इंग्लिश ग्रामर में टेंस जो टॉपिक है उसको पढ़ रहे हैं। टेंस में अब तक हमारे 5 टेंस कंप्लीट हो चुके हैं। 6 नंबर पर आज हम टेंस पढ़ेंगे, उसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं। अब तक हमारे इंडेफिनेट के तीनों टेंस हुए हैं और कंटिन्यूअस में प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस हुआ है और आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स लर्नर्स ध्यान देंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके क्या यूज होते हैं, किस प्रकार के सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस के सेंटेंस कहलाते हैं, फ्यूचर टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं और इसकी पहचान क्या होती है, किस प्रकार के शब्द किसी हिंदी वाक्य के अंत में आते हैं और इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है तो किस प्रकार के शब्द सेंटेंस में दिए जाते हैं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हम स्टार्ट करते हैं। ओके, रेडी। आज डेट हो चुकी है 21, 21 कुछ भी गए और सब्जेक्ट हमने लिखा है इंग्लिश। आज जो डे है वो है मंडे। क्या है? मंडे। देखिए 6 नंबर पर हम जो टेंस पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसको हम हिंदी में कहेंगे तो क्या कहेंगे? जारी या निरंतर भविष्यत काल। जारी या निरंतर भविष्यत काल। देखिए फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य, मतलब कोई भी कार्य उस समय पर होगा जो समय अभी आया नहीं है, मतलब जो समय अभी दूर है। इन फ्यूचर मतलब भविष्य में। और कंटिन्यूअस का मतलब होगा निरंतर जारी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कार्य फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी जो कार्य है, जो एक्शन है, जो वर्ब है, वो क्या होगा? फ्यूचर टाइम में कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब जारी रहेगा। तो देखिए इसका मीनिंग देखते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है इस टेंस से हम यह जानते हैं कि कोई कार्य सामान्य ढंग से भविष्य में चलता या जारी रहेगा। कहने का अर्थ है इस टेंस से हम ये जानते हैं या हम ये जान पाते हैं कि कोई कार्य जो है वो सामान्य ढंग से भविष्य में चलता रहेगा या भविष्य में जारी रहेगा। अब ये हुआ इसका मीनिंग। इससे हमने देखा कि कोई ऐसे एक्शन के बारे में बात की जाएगी, वो एक्शन भविष्य में ऐसा अनुमान होगा कि ये काम उस समय चलता रहेगा। अब इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? इसकी पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में। देखिए क्या लिखा है? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा? रहा होगा। क्या शब्द लिखा है मैंने? रहा होगा। देखो रहा, रही, रहे ये किस में आते हैं? कंटिन्यूअस में आते हैं। और होगा, होगी, होगे मतलब गा, ये, गी ये किस में आते हैं? फ्यूचर में आते हैं। तो हमारे पास क्या शब्द बनेगा? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा और रही होंगी आदि शब्द आते हैं।
देखो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में हिंदी वाक्यों की क्या पहचान है वो हम देख रहे हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आएगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा या रही होंगी आदि शब्द आते हैं। कहने का अर्थ है कि कोई भी वाक्य अगर फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है और उसके अंत में इसमें से कोई ना कोई शब्द दिया हुआ है, इसका मतलब 99% वो सेंटेंस कौन से टेंस का है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। ये पहचान हमने देखी किसकी, हिंदी वाक्यों की। किसकी देखी, हिंदी वाक्यों की। अब हम बात करते हैं अगर कोई वाक्य हिंदी में नहीं होकर अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इंग्लिश में ऐसे कैसे वर्ड्स या एडवर्ब्स हो सकती है जिससे हम गेस कर सकते हैं कि ये वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखो इंग्लिश सेंटेंस की क्या पहचान है, इंग्लिश सेंटेंसेज में देखिए क्या होता है, इंग्लिश सेंटेंस में जो पहचान है वह लगभग वही पहचान है जो हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में पढ़ी है। मतलब जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनेट में देखा था कि क्या शब्द आते हैं, टुमारो आते हैं। क्या आते हैं, टुमारो मतलब आने वाला कल। और जैसे टुमारो के बाद है नेक्स्ट, और नेक्स्ट लगकर कोई भी सप्ताह, जैसे नेक्स्ट डे भी आ सकता है, जिस दिन बात करें उसके बाद में नेक्स्ट डे, या फिर नेक्स्ट के बाद सप्ताह का कोई वार आ सकता है, या फिर सप्ताह भी आ सकता है नेक्स्ट वीक, या फिर नेक्स्ट किसी भी महीने का नाम आ सकता है, या फिर नेक्स्ट मंथ भी आ सकता है, और या फिर नेक्स्ट ईयर भी आ सकता है। देखो लगभग संभावना यही है कि इन्हीं में से कोई ना कोई शब्द आएगा, और ये वही शब्द हैं सारे, मतलब ये वही एडवर्ब्स हैं जो मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनेट में बताई थी कि फ्यूचर इंडेफिनेट में इस प्रकार की एडवर्ब्स आती है, और फ्यूचर कंटिन्यूस में भी यही स्थिति है। अब वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस में है। मतलब अगर किसी सेंटेंस में टुमारो आ रहा है, इसका मतलब यही नहीं है कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस है। हो सकता है उसमें मीनिंग के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से जो चर्चा की जा रही है उसमें फ्यूचर कंटिन्यूस हो। तो ऐसा कतई फिक्स नहीं है कि जिसमें ये टेंस आ गया इसमें दूसरा टेंस नहीं आएगा। वह सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिपेंड करता है। तो देखो हमने देखा कि इंग्लिश सेंटेंस में फ्यूचर कंटिन्यूस में आ सकते हैं, 100% श्योर नहीं है भाई यही शब्द आएंगे, पर बताया जा रहा है कि इंग्लिश सेंटेंस में टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट जनवरी और नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट ईयर आदि शब्द आ सकते हैं। किसमें, फ्यूचर कंटिन्यूस में, इंग्लिश सेंटेंस में। और हिंदी में क्या पहचान होती है, वो हिंदी की पहचान मैंने आपको यहाँ बताई है। और इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस होता है इसका क्या मीनिंग होता है, इसमें किस प्रकार के वाक्य इंक्लूड किए जाते हैं, उसका मीनिंग मैंने अभी जस्ट आपको बताया। अब हम देखते हैं किस प्रकार से वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं, हाँ, और नेगेटिव सेंटेंस कैसे किए जाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे किए जाते हैं। अब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। क्या कहेंगे इसको, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्य जिनका मीनिंग कैसा है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। देखो कोई भी बात होती है उसके दो तरह के मीनिंग निकलते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। और कहीं लोग इस पॉजिटिव निगेटिव को नहीं जानते थे, पर जब से ये कोरोना आया, कोरोना नामक जो महामारी है, पेंडेमिक है, ये जब से आई है उसके बाद से जानने लगे हैं। उसमें सब लोग किससे डरते थे, पॉजिटिव से डरते थे। मतलब पॉजिटिव जो शब्द है उसे लोग नफरत करने लगे थे, और किसको पसंद करने लगे थे, नेगेटिव शब्द को। पर वो बीमारी तक ही सीमित है। बाकी अगर कोई व्यक्ति है उसका जो नेचर है, अगर उसका नेचर नेगेटिव है तो उसको लोग पसंद नहीं करेंगे। कैसे लोगों को पसंद करेंगे, पॉजिटिव, जिनका दृष्टिकोण कैसा है, पॉजिटिव है। तो देखो हम उसी तरह से बात कर रहे हैं, अगर कोई भी सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब सकारात्मक है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं हम चर्चा कर रहे हैं। लुक एट द बोर्ड। देखो पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर मतलब प्रत्येक टेंस में, प्रत्येक सेंटेंस का हम पहले क्या समझते हैं, स्ट्रक्चर समझते हैं। तो अब इसका भी स्ट्रक्चर हम देखते हैं, क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। देखो इसका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव है, सीधा सीधा सबसे पहले क्या लिखना है अपने को, सब्जेक्ट लिखना है। मतलब जो सेंटेंस में, जो वाक्य में जो करता है, मतलब करता मतलब काम करने वाला है, वो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया विल या सेल। देखो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में विल सेल सहायक क्रिया यूज में आती है।
तो सब्जेक्ट के बाद विल और सेल दोनों में से एक सहायक क्रिया लगानी है। विल कहाँ लगाते हैं, सेल कहाँ लगाते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, जब बताया था कि सेल जो है वो आई और वी सब्जेक्ट के साथ लगाते हैं। सेल जो सहायक क्रिया है वो कहाँ लगाते हैं? जनरली आई और वी सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। और आई और वी को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट हैं, मतलब जितने भी सिंगुलर नाउन है या थर्ड पर्सन के जो प्रोनाउन है ही सी इट सिंगुलर, उनके साथ हम क्या दे के साथ भी प्लूरल अगर है तो भी उसके साथ क्या लगाएंगे? विल लगाएंगे। तो आई और वी को छोड़कर बाकी सबके साथ विल लगाते हैं और आई और वी के साथ क्या लगाते हैं? सेल लगाते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट में मैंने आपको बताया था। तो सब्जेक्ट हो गया, फिर विल सेल सहायक क्रिया दोनों में से एक आएगी। उसके बाद यहाँ पर एक शब्द लगाएंगे, क्या लगाएंगे? यहाँ शब्द बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बी, बी ई इसको बोला जाता है बी। ये जो सहायक क्रिया है विल सेल, इसके तुरंत बाद में हम क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। और बी के बाद जो है वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और कंटिन्यूअस है इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। कोई भी अगर टेंस है वो कंटिन्यूअस है तो उसके साथ आईएनजी फॉर्म आना कंप्लीट है, मतलब आईएनजी फॉर्म उसके साथ आएगी। उसके बाद है ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ऑब्जेक्ट के अलावा भी अगर कुछ बचा हुआ है तो वो कहाँ पे आता है? लास्ट में आता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं। रेस्ट मतलब होता है शेष। मतलब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद अगर कुछ वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे शब्द उसमें आए हैं तो लगभग उसकी संभावना यही है कि वो शब्द कहाँ पे आता है? लास्ट में आता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो लास्ट में नहीं आते हैं, वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद भी आ जाते हैं। और सब्जेक्ट के बाद जो हम विल सेल सहायक क्रिया लगा रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी लगा रहे हैं, उसके बाद भी आ जाते हैं। पर अक्सर यही होता है कि वो शब्द कहाँ आते हैं? ऑब्जेक्ट के बाद आते हैं। तो ये क्या हुआ? ये इसका स्ट्रक्चर हुआ। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर के आधार पर हम कुछ सेंटेंस अभी करते हैं। तो देखो हम कुछ वाक्य करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जयपुर जा रही होऊंगी। देखो कोई लड़की है वो कह रही है कि मैं जयपुर जा रही होऊंगी। किसी ने पूछा कि अगले महीने आज के दिन तुम कहाँ होगी? कुछ तुम्हारे पास इसका फ्यूचर प्लान है, टाइम टेबल है, तो वो कहती है कि मैं जयपुर जा रही होऊंगी। मतलब उसके प्लानिंग में वो क्या है? उस दिन का शेड्यूल, वो जयपुर जा रही होगी। तो उसने कहा मैं जयपुर जा रही होऊंगी। सेकंड सेंटेंस है वह एक पत्र लिख रहा होगा। थर्ड सेंटेंस है हम फिल्म देख रहे होंगे। चौथा सेंटेंस है सरिता खाना बना रही होगी। देखिए यहाँ पर हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं और इन चारों सेंटेंस को हमने क्या करना है? हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। पहले हम देखेंगे ये कौन से टेंस के हैं, तो पहचान करेंगे तो हम पीछे देखेंगे, यहाँ आ रहा है रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी। और मैंने अभी आपको बताया ये शब्द कौन से टेंस में आते हैं? ये शब्द आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं, इसमें मीनिंग कैसा है? पॉजिटिव है। इसका मतलब ये पॉजिटिव सेंटेंस है, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं उसका स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको बताया। क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल और सेल दोनों में से एक। सेल आई और वी के साथ लगानी है। इसके अलावा अगर कोई और सब्जेक्ट है तो हमें विल लगानी है। विल और सेल के बाद हमें बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? बी, बी ई बी। ये बी क्यों लगाते हैं? ये बी लगाने का कारण है कि कोई भी आईएनजी फॉर्म आती हो वो बिना बी के नहीं आती है। बी मतलब होता है इज एम आर वाज वर बीन। इज एम आर तो फर्स्ट फॉर्म होती है, वाज वर इसकी सेकंड फॉर्म होती है और बीन इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो आईएनजी जो फॉर्म होती है वो बिना बी के नहीं आती है। तो सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी, और बी के बाद जो वर्ब है, जो क्रिया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके अलावा भी अगर कुछ बचा हुआ है तो वो रेस्ट में पीछे आ जाता है। तो देखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। मतलब सभी सेंटेंस में हम पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। या मैं है, मैं को क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। या वह है, पुरुष है इसलिए यहाँ ही लिखते हैं। हमको क्या लिखते हैं? वी लिखते हैं। यहाँ सब्जेक्ट क्या है? सरिता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? सरिता लिखेंगे।
देखा हमने सबसे पहले सभी सेंटेंस में क्या लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लिखेंगे, विल और सेल जो सहायक क्रिया है दोनों में से एक लिखेंगे। तो आई के साथ मैंने बताया क्या लिखेंगे, सेल, और ही के साथ विल, और वी के साथ सेल, और सरिता के साथ विल। देखो आई और वी दो सब्जेक्ट आए तो हमने सेल लगाया, बाकी और जो सब्जेक्ट आए उसके साथ हमने क्या लगाया है, विल लगाया है। थर्ड नंबर पे बी जोड़ेंगे, ये इसके साथ बी जोड़ दिया, इसके साथ भी बी जोड़ दिया, और यहाँ दोनों के साथ भी बी लगा दिया, मतलब जो सहायक क्रिया है उसके बाद हमने बी लगा दिया। फिर बात करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। वर्ब देखो क्या होती है, वर्ब मैंने बता रखा है, अगर कोई भी वाक्य हिंदी में है तो उसके लास्ट में जो आती है वही वर्ब आती है। मतलब ये रही होंगी, रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी जो है, इसके जस्ट पहले जो शब्द है वो क्या है, वर्ब है, क्रिया है। या जा रही होंगी, जा मतलब जाना, और जाना को क्या कहते हैं, गो कहते हैं। फर्स्ट वर्ब गो होती है, इसके साथ लगाना है आईएनजी तो बन जाएगा शब्द गोइंग बन जाएगा। यहाँ है लिख, लिख मतलब लिखना, लिखना को क्या कहते हैं, राइट कहते हैं, और राइट में ई आता है जिसको हम हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है, राइटिंग हो जाता है। हम फिल्म देख, देख मतलब देखना, और फिल्म को देखने के अर्थ में वो वर्ब जो काम में लेते हैं उसको कहते हैं वॉच। क्या कहते हैं, वॉच कहते हैं, WATCH, इसको वॉच बोला जाता है। और बना रही होगी, बना मतलब बनाना, अब खाने के अर्थ में जो बनाना जो अर्थ शब्द है उसके लिए कहते हैं कुक, COOK कुक, कुक मतलब पकाना या बनाना, भोजन। अब इसके वॉच के साथ भी हम क्या लगाएंगे, आईएनजी, और कुक के साथ भी क्या लगाएंगे, आईएनजी। तो ये देखो सब्जेक्ट हो गया, विल सेल हो गया, बी हो गया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया। अब किसका नंबर आता है, ऑब्जेक्ट का आता है। और ऑब्जेक्ट अक्सर कहाँ आता है, सब्जेक्ट जो होता है उसके तुरंत बाद में क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। मतलब कोई भी वाक्य हिंदी में होता है तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। और जब अगर ये वाक्य इंग्लिश में करना है तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। हिंदी में कर्ता, क्रिया, कर्म, कर्ता, कर्म और क्रिया। इसी को जब हिंदी से इंग्लिश में लाएंगे तो कर्ता, क्रिया और कर्म, मतलब ये जो कर्म और क्रिया है ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, क्रिया पहले आ जाती है और कर्म बाद में चल जाता है। तो ये कहाँ होता है, कर्म हिंदी वाक्य के कर्ता के तुरंत बाद में। जैसे मैं के बाद क्या है, जयपुर, तो गोइंग के बाद लगाएंगे टू जयपुर। यहाँ क्या है, वह एक पत्र, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक पत्र, ए लेटर। हम फिल्म, हम के बाद क्या रहा है, फिल्म, तो ए फिल्म। और यहाँ क्या है, सरिता, खाना, खाना मतलब फूड। देखो हमारे पास सेंटेंस था कि मैं जयपुर जा रही होंगी, तो ये हिंदी से इंग्लिश में कैसे बनेगा, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर, आई शैल बी गोइंग टू जयपुर। वह एक पत्र लिख रहा होगा, ही विल बी राइटिंग अ लेटर, ही विल बी राइटिंग ए लेटर। हम फिल्म देख रहे होंगे, वी शैल बी वॉचिंग अ फिल्म, वी शैल बी वॉचिंग अ फिल्म। सरिता खाना बना रही होगी, सरिता विल बी कुकिंग फूड, सरिता विल बी कुकिंग फूड। तो देखो अफर्मेटिव सेंटेंस इस स्ट्रक्चर के बेस पे हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किए अभी हमने देखा, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आप कमेंट करके नहीं बताएंगे इसका मतलब अब यही मानेंगे कि आपके 100% ये चीज़ समझ में आई है। तो देखो आज की क्लास में हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस देखा है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है मैंने मीनिंग बताया आपको, और इसका जो मीनिंग है वो हमने देखा, इसकी पहचान हिंदी में अंग्रेजी में हमने देखी, और अफर्मेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में हमने ट्रांसलेट किया। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। कल की क्लास में हम उपस्थित होंगे किसके साथ, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, जिसमें हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास के लिए पर्याप्त है। आप वीडियो जरूर देखें और अपने जो फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जहाँ भी अपने बहन भाई पढ़ते हैं, एकेडमिक क्लासेज मतलब स्टार्टिंग 6 से 12th तक अगर कोई बच्चे पढ़ते हैं या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि आदमी का जो बैकग्राउंड है, जो बेस तैयार करने का जो है, वो सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेज है ये। तो आप अपने मित्र दोस्त रिलेटिव सभी को शेयर करें। चैनल का नाम आपको पता है क्या नाम है, सावन सर इंग्लिश, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये और इसमें जो चैनल है, चैनल के नीचे सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है, घंटी का, बेल आइकन का, उसको भी आप प्रेस करें, ताकि अगले दिन की जैसे ही क्लास हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में। गुड बाय, थैंक यू।